आई फील रियली डिसअपॉइंटेड टुडे। अगर हमें डिफेंस इक्विपमेंट्स बाहर से ही लेने हैं तो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट्स करने का क्या फायदा। एंड देश के प्राइवेट प्लेयर्स भी क्यों भारत के डिफेंस इंडस्ट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे अगर ऐसा आउटकम हमें देखने मिले, और वो भी मल्टीपल टाइम्स। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि फॉरेन कंट्रीज से पार्ट्स परचेज करके इंडिया में उन्हें असेंबल किया जाए और उसे आप मेड इन इंडिया नाम चिपका दो। रिसेंटली द प्रिंट ने रिपोर्ट किया है कि यूएस मेड स्ट्राइकर जो पार्शियली एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, इनके ट्रायल्स लद्दाख में किए जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो सकता है और ऐसा मुझे लगता है। अल्टीमेटली इन्हें ही आर्मी इंडक्ट करेगी क्योंकि जेवलिन के भी को प्रोडक्शन की बात चल रही है और जेवलिन्स को इनमें माउंट किया जाएगा। प्रिंट ने ये भी रिपोर्ट किया कि आर्मी भी स्ट्राइकर में इंटरेस्ट शो करने लगी है। देखिए, इंडियन आर्मी को लार्ज नंबर्स में इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स चाहिए। करीब 530 के नंबर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहले इन्हें ऑफ द शेल्फ खरीदा जाएगा लिमिटेड नंबर्स में और उसके बाद भारत में जॉइंट प्रोडक्शन करने की बात चल रही है। और जैसा कि हमने बताया कि इन स्ट्राइकर्स को जेवलिन से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे एंटी टैंक रोल के लिए भी इनका इस्तेमाल हो पाएगा। और अगर यहाँ पर स्ट्राइकर को चूज किया जाता है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। डीआरडीओ एंड टाटा ने मिलकर ऑलरेडी व्हील्ड आर्मर व्हीकल को डेवलप किया है, जिसके ट्रायल्स भी आर्मी कर चुके हैं और इसे हम टाटा केस्टल के नाम से जानते हैं। और प्रिंट ने यहाँ पर एक और बात करी है कि टाटा केस्टल एंड स्ट्राइकर दोनों डिफरेंट टाइप के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। इनके मुताबिक स्ट्राइकर एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जिसे ऑफेंसिव रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और टाटा केस्टल केवल एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जो ट्रूप मूवमेंट करने के लिए डिजाइंड है। तो अभी ये जो तस्वीर आप देख रहे हो ये 2022 के डिफेंस एक्सपो का है और इसमें आप 105 मिलीमीटर के गन को देख सकते हो। साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी फ्यूचर में इसमें लगाए जा सकेंगे। टाटा केस्टल के टोटल ऐसे 4 मॉडल्स भी डेमोन्स्ट्रेट किए गए थे जिसमें डिफरेंट टूरेंट्स लगे हुए थे और ये इंप्रेसिव फायर पावर शो कर सकते हैं। लेकिन आर्मी ने यहाँ पर केवल पर्सनल कैरियर वाला वेरिएंट ही चुना था, एंड नाउ वी नो द रीजन व्हाई। अभी आप जरा ये वीडियो देखिए। Stryker isn't designed to support tanks. Stryker is designed to move infantry on the battlefield, to get them to critical point at critical mass. If there's a breakthrough, you can move infantry quickly forward to help consolidate gains. Bone in contention was how the Strykers are being used, because the guys that weren't used to Strykers wanted to use them like Bradleys. Bottom line was like, they're all going to get destroyed if you do that. तो क्लियरली इसे बनाया ही गया था एक इन्फेंट्री मोबिलिटी व्हीकल के तौर पर, एंड बाद में इसमें मॉडिफिकेशंस करके कॉम्बैट केपेबल बनाया गया। एंड इजराइल को भी जब ये पिच किए गए थे तो आईडीएफ कमांडर्स ने इन्हें जंग भी कहा था। तो आर्मी के लिए यूएस मेड स्ट्राइकर को चुनना जबकि आपके पास इंडिजिनस ऑप्शन है और ये केपेबिलिटी भी इवन बेटर प्रोवाइड करता है, तो ये एक डिसरिगार्ड है अपने देश के साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स के लिए जिन्होंने सालों की अपनी एफर्ट्स दी है इस प्रोजेक्ट में। एंड डोंट गेट मी स्टार्टेड ऑन अमेरिका। इनकी हिस्ट्री कैसी है ये हम भूल भी कैसे जाते हैं। 1999 के कारगिल वॉर के दौरान इन्होंने ही जीपीएस एंड डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करने से हमें मना कर दिया था। इवन वेस्टर्न कंट्रीज को इन्होंने बोला था कि इंडिया को कोई भी वेपन सप्लाई ना किए जाए और डिले करे ताकि पाकिस्तान को यहाँ पर एज मिले। एक इजराइल ही था जिसने हमें मोर्टर्स, एमुनिशंस, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स प्रोवाइड करी थी जल्द से जल्द। अभी हम वो सभी चीज भुला के क्या पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट नहीं हो रहे। हम मानते हैं कि MQ-9 ड्रोन्स, जेट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और भी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के मामले में हम डिपेंडेंट है यूएस पर, लेकिन जिन जिन जगहों पर हमारे पास इंडिजिनस ऑप्शंस हैं वहां पर हम क्यों इन्हें कॉम्प्रोमाइज करें। एंड यू एंड आई बोथ नो कि अगर फिर से इंडिया पाकिस्तान वार होता है तो इसमें यूएसए हमें सपोर्ट करने नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इज अ वेसल स्टेट ऑफ यूएसए। एंड आर्मी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें भी स्ट्राइकर पूरा नहीं करता। इसमें एम्फीवियस केपेबिलिटी भी नहीं है, यानी ये पानी में तैर नहीं सकता और लद्दाख जैसे रीजन में ये व्हीकल्स रिवर क्रॉस नहीं कर पाएंगे। एंड ये एबिलिटी भी टाटा केस्टल के पास है। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में एक T-72 टैंक LAC के पास डूब गया था जिसके चलते 5 सोल्जर्स मारे गए थे। टाटा केस्टल में एक ज्यादा पावरफुल इंजन भी लगा है, 600 हॉर्स पावर, एंड स्ट्राइकर में 350 हॉर्स पावर का इंजन है। हाँ, एक जो एडवांटेज स्ट्राइकर के पास है वो है इसकी स्मॉलर साइज एंड वेट, जिस कारण इसे आसानी से C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे एयरक्राफ्ट से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन फ्यूचर में अगर इन्हें अपग्रेड करना हो और मॉडिफाई करना हो तब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे भारतीय थल सेना को। वही इन प्रॉब्लम्स को आप टाल सकते हो इंडिजिनस ऑप्शन को चूज करके। इंडियन आर्मी को भी रियलिस्टिक होना चाहिए क्योंकि जो रिक्वायरमेंट्स इनके द्वारा डाले जाते हैं वो वर्ल्ड में कोई भी पूरा करने लायक नहीं होता। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो दशक पुराना है, इसकी क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को कोई भी फॉरेन वेंडर मैच ही नहीं कर पाई एंड ऑल 15 ऑफ देम फेल्ड। एंड ये काफी फनी था। स्वराज्य ने बताया है कि इसी साल के फरवरी में आर्मी ने जो नेक्स्ट जनरेशन टैंक FRCB के रिक्वायरमेंट्स मांगे हैं उसकी क्वालिटी मार्वल कॉमिक्स जैसी है। खैर, इस पर
पर कभी और बात करेंगे। अगर स्ट्राइकर यहाँ पर सिलेक्ट होता है तो ये बेहद दुख की बात होगी। एंड महिंद्रा ने अपने WHAP को जस्ट शोकेस किया था फरवरी में, तो ये बेहद अनफॉर्चुनेट होगा इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एंड डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम के लिए भी, अगर यहाँ पर स्ट्राइकर सिलेक्ट होता है तो। दोस्तों आपका इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।